गुड मॉर्निंग। तो आज बात करेंगे भाव चलित कुंडली, भाव चलित चार्ट या भाव चलित चक्र की। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत पूछा जाता है, साथ में बहुत कंफ्यूज भी करता है लोगों को। हमारा मानना ऐसा है कि अगर इसे समझना है तो बेसिक से समझिए। अगर नहीं समझेंगे तो हमेशा एक ही क्वेश्चन आप पूछने वाले हैं, वो ये कि भाई सेकंड हाउस में बैठा प्लैनेट भाव चलित में थर्ड में चला गया, अब किसके रिजल्ट देगा, सेकंड के देगा कि थर्ड के देगा। और यकीन मानिए एस्ट्रोलॉजी में इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिस्कस करने के लिए। ये बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन कब, जब बिल्कुल बेसिक से समझ लेंगे। तो चलते हैं भाव चलित कुंडली और इसके डिटेल में पूरा बेसिक से समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, एक ना स्क्रीन टच में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो कई वेरिएशन मिलेंगे, थोड़ा सा अप डाउन होगा, सो बियर विद दैट एंड थैंक्स इन एडवांस फॉर दैट। ओके, चलिए। सूर्य सबको पता है और पृथ्वी सबको पता है। सुबह का समय है, आप सो के उठते हैं। यहाँ आपको पृथ्वी पे एक छोटा सा रेड कलर का मार्क दिख रहा है। ये है आप, ठीक है। आप यहाँ हैं और आपके घर के सामने एक घर और है जो ईस्ट डायरेक्शन में यानी कि पूर्व दिशा में है। तो आपको अपने घर के सामने घर दिखता है जो आपके घर से पूर्व दिशा में है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सुबह उठे, आपने देखा सूर्य उदय हो रहा है, तो आपने बोल दिया कि दिस इज ईस्ट, ठीक है, ये पूर्व दिशा है। और इसके पीछे वाली यानी जस्ट अपोजिट डायरेक्शन इज वेस्ट, यही होता है। आपका एरो, ये ब्लैक एरो जहां दिखा रहा है, आपके हिसाब से ये पूर्व दिशा है। और जब आप टर्न कर जाते हो, यानी कि जब आप बोलते हो पीछे की दिशा कौन सी है, वेस्ट, और आप ऐसा मानते हो कि ये सूर्य पूर्व से निकल के पश्चिम में चला जाएगा। सच में ऐसा होता नहीं है, ये हम भी जानते हैं। सन डजंट मूव, अपनी धुरी पे घूमता है, दैट इज ओके, लेकिन ये अपनी प्लेस को चेंज नहीं करता। अब सुबह के बाद शाम को क्या होगा, सीन देखिए। यहां जो आप थे, अब आप घूम के, क्योंकि पृथ्वी घूमेगी, आप इस तरफ आ गए अपोजिट पोजीशन में। अब आप क्या बोलोगे, क्या आप बोलोगे कि ये वेस्ट डायरेक्शन है? क्वेश्चन ये है इंपॉर्टेंट, नहीं। आपके सामने वाला घर अभी भी आपके सामने है और आपको पता है कि वो पूर्व डायरेक्शन में है, यानी कि आपके लिए अभी भी ये डायरेक्शन कौन सा है, ईस्ट है। इसका मतलब क्या मैं ये बोल सकता हूं कि हर एक 24 घंटे में हर टाइम हमारी डायरेक्शन बदलती है? हमें दिखता नहीं है बेशक, क्योंकि पृथ्वी की चीज़ें, सारी चीज़ें घूम रही हैं उसी डायरेक्शन में, इसीलिए हमें ऐसा एहसास नहीं होता। बल्कि होता क्या है, सूर्य वही है ईस्ट डायरेक्शन में, लेकिन सुबह हमारे लिए ईस्ट ये होता है और शाम को ईस्ट ये हो जाता है। इसका मतलब पृथ्वी के घूमने के साथ मेरी डायरेक्शन चेंज होती है। और यहीं से हमारे शास्त्रों में से एक महत्वपूर्ण चीज निकल के आती है, जिसे हम बोलते हैं वास्तुशास्त्र। वास्तुशास्त्र क्या करता है, वो इसी सिद्धांत पर चलता है कि पृथ्वी के अंदर रहने वाली चीजों को बैलेंस करना। क्योंकि वास्तुशास्त्र बैलेंस करता है मैग्नेटिक एनर्जी को। क्या है, पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति, वास्तु इसी पे काम करता है पूरी तरह से। मैग्नेटिक फोर्स होती हैं अलग अलग जगह की, उसके हिसाब से या उनके डायरेक्शन के हिसाब से सारी चीजें मैनेज होती है। पॉसिबल हुआ तो हम एक दो सेशन इसके भी कर लेंगे। एस्ट्रोलॉजी क्या करती है, एस्ट्रोलॉजी आपकी पृथ्वी के बाहर की जो बॉडीज हैं, स्पेस में जो प्लैनेट्स हैं, उनकी आने वाली एनर्जी को बैलेंस करती है। यानी कि वास्तु का काम पृथ्वी के अंदर की बॉडीज को आपके लिए बैलेंस करना है, और एस्ट्रोलॉजी का काम पृथ्वी के बाहर की यानी कि स्पेस की एनर्जी को आपके लिए बैलेंस करना है। और हम यहाँ पे एक चीज समझ गए कि दिशा फिक्स नहीं है। दिशा हम किसको मानते हैं, हम डायरेक्शन में घूम रहे हैं, तो सुबह हमारे लिए ईस्ट कुछ और होगा, शाम को हमारे लिए ईस्ट कुछ और होगा। क्योंकि मैं अपने घर के सामने वाला मकान देख रहा हूं, वो हमेशा वही है, चाहे मैं किसी भी डायरेक्शन में रहने वाला हूं। इंटरेस्टिंग है, आगे देखते हैं। इस चीज से ही बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिलने वाली हैं। अब देखिए, पूरे स्पेस को 360 डिग्री को हमने 12 राशियों में बांटा। तो इस तरह के सेगमेंट हमने बना दिए, हर एक राशि आपको 30 डिग्री की मिलेगी। और अर्थ धीरे धीरे इस तरह से रोटेशन करती है।
एक पूरे दिन में ये पूरा चक्कर लगा लेती है, दैट इज 24 आवर्स, और राशियां कितनी हैं? 12। तो क्या मैं बोल सकता हूं हर राशि के हिस्से में 2 घंटे आते हैं? ये समझेंगे आगे कि क्यों निकाल रहे हैं। मतलब हर राशि को पृथ्वी के घूमने के हिसाब से पृथ्वी हर राशि को एक एंगल से 2 घंटे देती है। समझते हैं आगे, यहां तक क्लियर है? 12 राशियों में बांट दिया, और हमारे लिए डायरेक्शन क्या काम करता है कि भाई मेरे लिए जो ईस्ट है वो हमेशा ईस्ट है। लेट्स से ये एरो जो आपको दिख रहा है ये आपका ईस्ट डायरेक्शन दिखा रहा है, क्योंकि आपके सामने वाला घर यही है। तो अब वो पृथ्वी कहीं भी हो, आप सामने वाले घर को देखोगे कि भाई, और उसके पीछे बनी मल्टी को देखोगे और बोलोगे मेरे लिए तो ईस्ट यही है। फिर चाहे ये अर्थ इधर घूम रही हो, फिर इधर घूम रही हो, इधर घूमे, आप उसको इग्नोर करते हो। यानी कि आप केवल उस चीज पर विश्वास करते हो जो आपको दिख रहा है। और बेसिकली हमारा पूरा ज्योतिष दृष्ट सिद्धांत के आधार पर बेस्ड है, क्योंकि जैसा दिखता है, जैसा प्रतीत होता है, वही एप्लीकेबल होता है। और यही भाव चलित का भी कहीं ना कहीं कुछ कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा। तो लेट्स से ये आपका एरो है, ये आपको बताता है कि पूर्व कहाँ है। लेट्स से थोड़ा टाइम निकला, अर्थ रोटेट हो गई, अब ये एरो आपका इधर आ गया, क्योंकि आपके सामने वाला मकान इस तरफ है। तो आप बोलोगे अब ईस्ट इधर है। थोड़ी देर बाद ये इस तरफ आ जाएगा, तो आप बोलोगे ईस्ट ये है। और फाइनली रात को ये इधर आ जाएगा, तो आप बोलोगे ईस्ट इस साइड है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्लियर है? अब देखिए काम कैसे करता है। 12 राशियां, लेट्स से आप जन्म हुआ, आप 10 बजे पैदा हुए, उस समय आपका एरो यानी कि आपके हिसाब से, जो पृथ्वी के हिसाब से पूर्व दिशा थी, उसमें लिब्रा यानी कि तुला राशि थी 10 बजे। तो आपका असेंडेंट यानी कि लग्न बन जाता है तुला राशि। ठीक है, कोई बात नहीं है। वहीं आप 2 घंटे पहले पैदा हुए होते 8 बजे के टाइम पे, तो वर्गो राशि हो जाती। क्यों? क्योंकि हर 2 घंटे में लग्न चेंज होगा, क्योंकि आपके हिसाब से पूर्व दिशा में जो राशि होगी वो हर 2 घंटे में बदलेगी। अभी हमने पढ़ा 24 घंटे और 12 राशि, यानी कि हर 2 घंटे में पृथ्वी एक असेंडेंट चेंज कर लेगी। ठीक है। वहीं अगर आप 2 बजे पैदा होते दोपहर के, तो सजिटेरियस मिल जाता आपको असेंडेंट। दैट डिपेंड्स कि आप किस टाइम पे आपका जन्म हुआ। यहां तक तो ठीक है। अब ये तो सब मैंने आपको दिखाया, सेंटर पॉइंट में आ रहे हैं सारे पॉइंट, एरो सारे सेंटर में आए। ये भी तो केस हो सकता है कि जब आपका जन्म हुआ तो ये एरो जो है आपका, ये बिल्कुल सेंटर में, सेंटर तो यहाँ है, सेंटर में ना होके यहाँ है। इसका रिजल्ट क्या होगा? इसका रिजल्ट समझ लेते हैं आसान सी भाषा में। जब मैंने देखा कि एक, जिस समय आपने पहली सांस इस धरती पे ली, उस समय यहां अर्थ का रोटेशन ये दिखाया कि आप कैंसर से निकल के आपकी पूर्व दिशा थोड़ा सा आगे बढ़ी 8 डिग्री। यानी कि अब आप कहलाओगे कि असेंडेंट तो मेरा लियो है, लग्न मेरी सिंह राशि है, लेकिन लग्न कितने डिग्री का है? 8 डिग्री का। क्योंकि पूर्व दिशा में उगने वाली राशि जो है उसमें दिशा केवल 8 डिग्री तक चली है। हाँ, अगर आधे घंटे और रुक जाते तो और हो जाता, 15 डिग्री हो जाता। 2 घंटे और रुक जाते तो आप वर्गो साइन में 8 डिग्री आ जाते। दैट डिपेंड्स कि आपका टाइम ऑफ बर्थ क्या है उस समय। एक तो राशि कौन सी है, और उसमें आपकी जो पूर्व दिशा का एरो है उसने कितनी डिग्री तय कर ली है, कितना अंदर वो आ चुका है। अब ये थोड़ा सा मैं ओवरव्यू के लिए बता रहा हूँ, इन डेप्थ स्टडी हम अभी नहीं कर रहे हैं ना, पर आपको समझने में आसानी हो जाएगी। तो ये समझ में आ गया असेंडेंट कैसे बनेगा, डिग्री कैसे निकलेगी, यहां तक क्लियर है। चलिए अब देखिए, असेंडेंट बन गया भाई, लियो में मैं बर्थ हो गया, 8 डिग्री का असेंडेंट हो गया। बाकी प्लैनेट भी तो कहीं ना कहीं घूम ही रहे होंगे ना अंतरिक्ष में। तो मैंने देखा यार मार्स कहाँ है? अच्छा, मार्स यहीं बैठा है लियो में, ये 28 डिग्री घूम चुका है लियो में, अब लगभग वर्गों में जाने वाला है। जुपिटर किधर है? जुपिटर तुला राशि में बिल्कुल बीच में बैठा है 14 डिग्री की वैल्यू के साथ में, अच्छी बात है। नीचे देखेंगे एक्वेरियस में मरकरी आया है, अभी आया ही आया है, 8 डिग्री का ही है, मतलब ताजा ताजा है ना, ऐसा बोल सकते हैं। चलिए, मून किधर है? मून आपका जेमिनी में 20 डिग्री तय कर चुका है, 10 डिग्री और जाना बाकी है। इस तरह सारे प्लैनेट्स की कंडीशन आपको दिखेगी एक चार्ट में या अपने पंचांग में। जब हम देखते हैं कि उस समय जब आपका जन्म हुआ तो आपका लियो था, 8 डिग्री था, सारे ग्रह की उपस्थिति आप देख लेते हो। और जब मैं आपको बोलूंगा कि अब इस व्यक्ति का चार्ट बनाओ,
तो आप बना दोगे आराम से। यही 4 प्लैनेट मैंने मेंशन किए हैं। लियो लग्न है, मंगल लग्न में बैठा है, जुपिटर तुला राशि में है, मरकरी 11वीं राशि कुंभ में है और चंद्रमा आपका मिथुन राशि में है। बहुत क्लियर है। राशि चार्ट कैसे बनता है बहुत स्पष्ट है, कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, आसान सी भाषा में समझ सकते हैं। ये पता होना चाहिए, केवल बस चार्ट देख लिया वो एक कॉन्फिडेंस या फिर मैं कहूँ कि मज़ा नहीं आता, इंटरेस्ट नहीं आता। आपको पता हो कि ये आया कैसे, कैसे बनता है, कैसे अलाइनमेंट होते हैं, तो थोड़ा सा समझने में और परसेप्शन लेवल में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। चलिए, अब यहाँ तो बात हो गई हमारी राशि चार्ट की, लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं कि भाई अब भाव चलित क्या करेगा। तो आगे देखते हैं कि भाव चलित का कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए, भाव चलित क्या बोलता है कि मुझे नहीं मतलब हाउस से या राशि से, मुझे तो ये बता दो कि आपका जब जन्म हुआ तब कितने डिग्री का असेंडेंट था। तो मैंने बोला भाई 8 डिग्री का लियो था। ठीक है, तो भावचलित बोलेगा कि मुझे राशियों से मतलब नहीं है, मेरे लिए एक राशि एक घर नहीं है, मेरे लिए ये मतलब है कि ये 8 डिग्री लियो ये भाव मध्य है, यानी कि आपके फर्स्ट हाउस का सेंटर है। तो इससे 15 डिग्री इधर जाओ, इससे 15 डिग्री इधर जाओ, तो आपका पहला हाउस बनेगा। मतलब मैं राशियों को हाउस नहीं मानता, मैं तो आपके जन्म के समय को सेंटर मानता हूँ, इस डिग्री को, और वहाँ से पहले हाउस की कैलकुलेशन करूँगा। इसका मतलब क्या हुआ भाई, 8 डिग्री लियो, 15 डिग्री इधर जाऊँगा, 15 डिग्री इधर, यानी कि इधर तो आ जाएगा 23 डिग्री का लियो, 15 जोड़ दूंगा, इधर से 15 घटाऊंगा तो 23 डिग्री का कैंसर आ जाएगा। क्लियर। 8 डिग्री तो ये कम हो जाएगा, तो आप जीरो पे पहुंच जाओगे, और जीरो में से जब 7 डिग्री और कम करोगे तो कैंसर 23। तो ये बोलता है कि भाई मेरे लिए तो फर्स्ट हाउस क्या है, मेरे लिए फर्स्ट हाउस है कैंसर की 23 डिग्री से शुरू होके लियो की 23 डिग्री तक मैं फर्स्ट हाउस मानूंगा। और इसका रीजन, इसका लॉजिक क्या है, ये बहुत क्लियर वो बताता है। वो बोलता है आपका एक घर है, इसका एक सेंटर एरिया है, कोई व्यक्ति कब इसको प्रभावित करेगा, कोई प्लैनेट का सबसे ज़्यादा इफेक्ट कब होता है, जब वो सेंटर में हो, तब वो पूरे घर को देख पाएगा। बहुत क्लियर है। आपका एक प्लॉट है, अगर आप केवल फर्स्ट वाले रूम में बैठे हो तो क्या आपका इफेक्ट इधर जाएगा, शास्त्र बोलते नहीं जाएगा। अगर आप सेंटर में हो तो आप पूरे घर की देखरेख कर सकोगे। इसका मतलब वो बोलता है कि भाव मध्य जो कि यहाँ 8 डिग्री है, इसके पास जो प्लैनेट होगा उसका इफेक्ट सबसे ज़्यादा होगा। इससे जितना दूर होता जाएगा मैं उसको वैल्यू कम कर दूंगा और इसकी रेंज से बाहर निकल जाएगा, तो मैं उसको बोलूँगा कि इस घर में है ही नहीं, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। तो अब अगर मैं इसके हिसाब से हाउस बनाऊं तो क्या होगा, ये बोलेगा कि फर्स्ट हाउस बनता है कैंसर के 23 मिनट 23 डिग्री से, भाव मध्य है मेरा लियो का 8 डिग्री, और एंड हो जाएगा आपका लियो यानी सिंह 23 डिग्री पे। पहला घर ये बन गया। दूसरा घर कहाँ से शुरू होगा, लियो के 23 डिग्री से शुरू होगा, वर्गो के 23 डिग्री पे खत्म होगा, और भाव मध्य क्या होगा 8 डिग्री का वर्गो हो जाएगा। इस तरह से ही आपको तीसरा घर मिल जाएगा, चौथा घर मिल जाएगा, और पूरे 12 घर मिल जाएंगे जिनके मध्य भाव यही रहने वाले हैं। अब इसका इफेक्ट क्या है, अब आप गौर से देखो जरा, इसी चार्ट में एक एग्जांपल में समझा देता हूं। लियो में बैठा मार्स 28 डिग्री का है। आपने जब राशि चार्ट बनाया तो इसको आपने फर्स्ट हाउस में रख दिया। अब जरा इस टेबल को देखो, 28 डिग्री लियो कहाँ आ रहा है, क्या फर्स्ट हाउस में 28 डिग्री लियो है, नहीं है, क्योंकि फर्स्ट हाउस में लियो यानी कि सिंह राशि 23 डिग्री में खत्म हो गई, यानी कि अब ये यहाँ आएगा। सिंह राशि 23 डिग्री से ऊपर जो प्लैनेट बैठे हैं वो कहाँ आएंगे, सेकंड हाउस में, यानी कि भाव चलित बोलेगा कि नहीं भाई ये मंगल यहाँ पे दिख बेशक रहा है, ये यहाँ नहीं है, ये एक्चुअल में सेकंड हाउस में है। क्लियर, समझ में आया भाव चलित कैसे काम करेगा। उसको राशि की 30 डिग्री से मतलब नहीं है, वो बोलेगा कि भाव मध्य क्या है, यानी कि जन्म के समय लग्न कितने डिग्री का है, वहां से 15 डिग्री प्लस 15 डिग्री माइनस, ये मेरे एक हाउस की वेरिएशन है। इसके अंदर आने वाले प्लैनेट तो उस हाउस में रख दूंगा,
और इसके बाहर अगर निकलेगा प्लैनेट तो या तो उसको यहाँ से आगे है तो आगे भेज दूंगा, पीछे है तो पीछे भेज दूंगा। दैट डिपेंड्स अपॉन द लॉन्गिट्यूड ऑफ द प्लैनेट। यहाँ तक क्लियर है कि भाई भाव चलित आपको कैसे प्लैनेट को शफल करने में हेल्प करता है कि अपने हाउस की कैलकुलेशन वो खुद करता है, वो एक राशि को 30 डिग्री का नहीं मानता। चलिए यहाँ तक क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुल मिला के हुआ क्या है, अच्छा भला एक प्लैनेट लियो में बैठा था जिसको मैं फर्स्ट हाउस बोल रहा था। तो कैंसर राशि ये 12th हाउस था मेरा, ये फर्स्ट हाउस था, ये सेकंड हाउस था। लेकिन भावचलित आया और उसने क्या किया, उसने बोला नहीं, फर्स्ट हाउस तो यहाँ से शुरू होगा, यहाँ से नहीं होगा। फर्स्ट हाउस यहाँ से शुरू होगा, यहाँ तक खत्म हो जाएगा। क्या मार्स इसमें है? आप बोलोगे नहीं है, तो बोलेगा तो ठीक है, इसको आप सेकंड हाउस में पहुंचा दो। अब लॉजिक यहाँ ये आता है कि भाई मार्स को अगर मैं सेकंड हाउस में पहुंचाऊंगा तो ये लियो से निकल के वर्गो में चला जाएगा। क्या एक्चुअल में प्लैनेट ने राशि चेंज करी? सोचने वाली बात यहां ये है, भाव चलित आपको घर के साथ राशि चेंज अगर करवा दे तो क्या ये लॉजिकल है? मैं ये नहीं बोल रहा कि लॉजिकल नहीं है, यही तो रहस्य, यही तो मजा है भाव चलित का कि एक घर चेंज होना इट डजंट मैटर। और मैटर क्यों नहीं, आप लोगों के लिए शायद वही मैटर करेगा कि कौन से हाउस का रिजल्ट देगा। बहुत इंटरेस्टिंग है, समझिए। राशि कैसे चेंज कर देगा? स्पेस में तो उस प्लैनेट ने राशि चेंज नहीं की, लेकिन आपने हाउस की वजह से उस बेचारे मार्स को यहां से उठा के वर्गो में डाल दिया है। इंटरेस्टिंग चीज। चलिए अब यहां पे हम कुछ स्पेसिफिक चीजों की बात करते हैं। अब शायद हम लोग थीम से थोड़ा सा हट जाएं, पर लेकिन जरूरी है। देखिए प्लैनेट्स हैं, ये क्या है? मैं आपको हर बार बोलता हूं, ये सही है कि हमारे शास्त्रों में इनकी व्याख्या थोड़े अलग तरीके से की है ताकि हमें आसानी से समझ में आ जाए। क्योंकि एक 600 पेज 700 पेज की बुक अगर पूरे विस्तार में लिखी होती तो ये 10,000 पेज की बुक हो जाती और जिसे आप पढ़ने का कष्ट भी नहीं करते, उठाने का कष्ट भी नहीं करते। प्लैनेट की दृष्टि होती है। अब भाई प्लैनेट की क्या दो आंखें हैं जो देखता है? और अगर देखता है तो क्यों केवल तीसरे, सातवें, 10वें को देखता है? इसके पीछे का आप एस्ट्रोलॉजी का बहुत अच्छा लॉजिक समझिए। हमारे जो मुनि थे, ऋषिज थे, उन्होंने इतना रिसर्च किया कि भाई एक प्लैनेट है, उसकी एनर्जी, ये अर्थ है, मान लीजिए दिस इज योर अर्थ। अब ये प्लैनेट सैटर्न है, इतना दूर है, तो क्या इसकी एनर्जी आना बंद हो जाएगी? नहीं आएगी भाई, हर तरफ इसकी एनर्जी निकलेगी। ठीक है, तो फिर तीसरी और सातवीं आठवीं का मतलब क्या है? मतलब ये है डिग्री और एंगल। याद रखिए कोई भी एनर्जी किस एंगल से होके आपके पास आती है, उन्होंने इस चीज की रिसर्च की कि सैटर्न से निकलने वाली एनर्जी इन एंगल से होके आएगी तो आपके ऊपर सबसे ज्यादा इफेक्ट देगी। और एक और चीज याद रखिए, केवल इस तरह की दृष्टि नहीं, हर प्लैनेट की कई तरह की दृष्टियां हैं, लेकिन हम केवल उनको काउंट करते हैं जिनका इफेक्ट हम फोर्थ लेवल पे मानते हैं। अदरवाइज थर्ड लेवल का इफेक्ट, सेकंड लेवल, मतलब 100%, 75%, 50% ऐसे सारे एस्पेक्ट काम करते हैं। उसके बारे में जरूर हम पढ़ेंगे क्योंकि जरूरी होता है कभी कभी। तो ये चीज क्लियर है कि प्लैनेट है एक, उसका इफेक्ट क्यों दृष्टियां बनी कि भाई डिपेंड करेगा कि वो एनर्जी आपके पास किस तरह से आ रही है। तो प्लैनेट एक एनर्जी है जो आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है। इसका भावचलित से संबंध क्या है? बहुत अच्छा संबंध, देखते हैं। ये चीज क्लियर है। चलिए अब एक और चीज ये दिमाग में आती है कि हमने राशियों की डिग्री पढ़ी हुई है ना, अवस्थाएं पढ़ी हुई हैं। दैट इज मृत अवस्था है, बाल अवस्था है, युवावस्था है, वृद्ध अवस्था है, मृत अवस्था है, ये सारी चीजें। तो भाई एक चीज बताएं, एक राशि है, यहां पे एक प्लैनेट यहां बैठा है 28 डिग्री का, तो ऑलरेडी बता दिया आपको कि या तो ये मृत अवस्था में होगा या बाल अवस्था में होगा। क्यों? 24 से 30 डिग्री का प्लैनेट इफेक्ट नहीं देगा, या तो बाल होगा या मृत होगा। बाल होगा तो थोड़ा इफेक्ट देगा। तो एक जाहिर सी बात है, जब प्लैनेट किसी राशि में ऑलरेडी 25 डिग्री, 26 डिग्री, 27 डिग्री के आसपास है या 2 डिग्री,
3 डिग्री के आसपास है तो क्या उसका इफेक्ट आएगा, और आएगा तो कितना आएगा? एक क्वेश्चन यहाँ भी ये बनता है, क्योंकि हम भाव चलित की बात कर रहे हैं। हम बोलते भाई 28 डिग्री का हो गया इसलिए इसको अगले घर में भेज दो। चलिए मान लेते हैं अगले घर में भेज देते हैं। अब हमने एग्जाम्पल पढ़ा 8 डिग्री आपका भाव मध्य है, मंगल था 28 डिग्री का, 23 डिग्री आपकी लिमिट है। ये जब मंगल दूसरे घर में जाएगा, मैं बना देता हूं 23 डिग्री से 8 और अगले 23 डिग्री, फिर 8 और 23 डिग्री, मैंने इसको दूसरे घर में भेज दिया। क्यों भेजा? क्योंकि इस 23 से बाहर हो गया। कितना डिग्री? 5 डिग्री दूर चला गया ये। ठीक है भाई, लेकिन भाव मध्य से दूरी कितनी है? 8 डिग्री का भाव मध्य और ये 28 डिग्री, यानी 20 डिग्री की दूरी, और एक्चुअल में ये 5 डिग्री दूर गया अपनी राशि से जहां घर में था। अब ये इस राशि में आप काउंट कर रहे हो, नीचे वाली में, नीचे वाली में भी 8 डिग्री है। कितना डिफरेंस है इसके और भाव मध्य के बीच में? अब डिफरेंस कितना है? 8 और 2 10 डिग्री का। कैसे समझ में आया? 28 से 8 तक जाएंगी तो 10 डिग्री बनेंगी आपकी, 28 से 2 30 डिग्री। लेकिन क्या इस राशि में भाव मध्य पे है? नहीं, भाव मध्य से 10 डिग्री दूर है, लेकिन फिर भी पास है। यानी कि प्लैनेट को दूसरे हाउस में या किसी और हाउस में शिफ्ट करने का कारण क्या है? कि वो जो भाव मध्य है उसके पास पहुंच जाए ताकि वहां के रिजल्ट बेटर दे पाए। अब फिर ये क्वेश्चन आएगा कि अगर भाव मध्य के पास आ जाए प्लैनेट तो इफेक्ट देगा वहां के? बिल्कुल देगा। ये सही भी है। क्या हर केस में ऐसा होगा? इसमें कई सारे वेरिएशंस हैं, ठीक है, उनके बारे में भी एनालिसिस करने वाले हैं हम। लेकिन मेन प्रश्न ये आता है कि कोई प्लैनेट सेकंड हाउस में बैठा है और भाव चलित में थर्ड में चला जाए तो ये रिजल्ट किस हाउस के देगा भाई? सेकंड के देगा या थर्ड के देगा? और आधे से ज्यादा लोग तो इसी चीज में कंफ्यूजन में परेशान हो जाते हैं। एग्जाम्पल से क्लियर समझ लेते हैं पहले तो एक चीज। दूसरा, आपके सामने 4 एक्सरसाइज भी दी हुई हैं आपको, देखो नोट्स पे पीछे मिल जाएंगी, उनको भी करना है आपको। एक चार्ट है मेरे पास, भाव मध्य आपके सामने इसमें दिया। ये एक ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हमने, मैरिज कैलकुलेशन के लिए किया था, और मैंने आपको बताया था कि ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें इतनी चीजें हैं समझने के लिए। अच्छा चार्ट है, एक क्लाइंट है उन्हीं का है। भाव मध्य है 7 डिग्री का, तो 7 डिग्री का मतलब क्या हुआ? आप 15 डिग्री इधर लोगे तो कुंभ राशि आ जाएगी, और 15 डिग्री बैक करोगे तो मीन राशि, यानी 22 डिग्री से 22 डिग्री। यहां 3 प्लैनेट अपनी राशि चेंज करेंगे, इसलिए मैंने मेंशन किया है यहां पे। सॉरी, राहु 24 डिग्री है, यानी 22 से बाहर हो गया। राहु कहां है? कुंडली के छठे घर में। देखो आपको राहु बैठा दिखेगा। ये राहु 5th राशि में है, छठवें घर में है, पर 22 डिग्री से बाहर हुआ तो क्या करेंगे इसको? आप इसको अगली राशि में भेज दोगे, यानी राहु यहां आ जाएगा। उसी तरह जो केतु आपको 12वें घर में दिख रहा है, ये भी 24 डिग्री का है। राशि कहां खत्म होगी? सारी राशियां 12 डिग्री पे खत्म होंगी, हर हाउस। तो 12 डिग्री के बाहर का जो प्लैनेट है उसको आप अगली राशि पे उठा के रख दोगे तो केतु यहां आ जाएगा। वीनस 26 डिग्री का है, तो कुंडली के 10वें घर में आप वीनस देखोगे तो आप इसको कहां उठा दोगे? आप इसको रख दोगे कुंडली के 11वें घर में। यही करने वाले भाव मध्य की कैलकुलेशन से। तो जब इसका भाव चलित बनाएंगे तो 3 प्लैनेट अपनी जगह चेंज कर देंगे। तो सामने बना हुआ हमारे सामने, देखते हैं। अब इसका रीजन क्यों है, मैंने एग्जाम्पल क्यों लिया है, समझ लीजिए। दशा समझ लीजिए, इस जातिका है, राहु की दशा चल रही, उसके अंदर इनकी केतु की दशा आती है। याद रखिएगा, राहु के अंदर केतु की दशा आती है, और रिजल्ट में बता देता हूं क्या होता है। डिसीजेज, सीवियर डिसीजेज, 6th हाउस रिलेटेड सारी प्रॉब्लम, और एक्सपेंसेस, मेडिकल एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा। मैं क्यों ले रहा हूं एग्जाम्पल, इसका रीजन है। 3 चीजें मैंने आपको बताई हैं, एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा हुए, मेडिकल से रिलेटेड हेल्थ इश्यू हुए। अब अगर ये भाव चलित है, ये आपका लग्न चार्ट है, भाव चलित मुझे बताता है कि केतु 1st हाउस में है। अब जरा गौर से देखिए, केतु और राहु किसकी तरह काम करेंगे? जिसकी राशि में होंगे या जिसके साथ संबंध बना रहे हैं। भाई गुरु की राशि में है केतु,
दूसरा, गुरु की 9th एस्पेक्ट में है। क्या और किसी प्लैनेट की एस्पेक्ट जरा देखिए केतु पे, नहीं है। तो केतु तो बेनिफिक है, गुरु की तरह काम करना चाहिए, उच्च राशि में बैठा है, एक तो लग्नेश है, ऊपर से 10th हाउस का लॉर्ड है, तो केतु तो बहुत अच्छा काम करना चाहिए। साथ में राहु, क्या राहु के ऊपर कोई मैलेफिक एस्पेक्ट है? हाँ, एक है मार्स की 8th एस्पेक्ट, लेकिन मार्स यहाँ पे 9th का लॉर्ड है, नवे घर का स्वामी उसका लॉर्ड है। यानी राहु भी अगर काम करे तो मार्स की तरह करे, मंगल की तरह करे, तो आपको बेनिफिक रिजल्ट दिलाए। लेकिन रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट ये हुआ कि हेल्थ इशू बहुत सीवियर हुए, इन्हें बहुत सारे प्रिकॉशन लेने पड़े और 6 हाउस से संबंधित और भी परेशानियां इनको देखने को मिली। तो अगर भाव चलित प्रॉपर काम कर रहा है तो फिर केतु लग्न में है, बेनिफिक होना चाहिए, राहु 7th हाउस में है, तो ये बेनिफिक रिजल्ट क्यों नहीं आए? देखिए, क्वेश्चन इसलिए है ताकि एनालाइज करने में थोड़ी सी हेल्प मिल सके। इसका मतलब एक बात तो बहुत स्पष्ट समझ लीजिए, फॉर ईच एंड एवरी कुंडली चार्ट जितने भी हैं, अगर आपको लगता है कि आपका कोई प्लैनेट शिफ्ट हो गया है तो वो दूसरे घर के रिजल्ट देने लगेगा, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं हर चार्ट के लिए। इसके पीछे भी सर्टेन कंडीशंस हैं। और एक और चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी आप भाव चलित चार्ट के साथ में डिविजनल चार्ट को एनालाइज नहीं करते। हमारे पास दो अलग अलग मूलभूत सिद्धांत हैं। जब हम D1 को एनालाइज करते हैं तो साथ में हम D9 और बाकी डिविजनल चार्ट को एनालाइज करते हैं, और या फिर हम केवल भाव चलित को एनालाइज करते हैं। दोनों ही सिद्धांत काम करते हैं। D1 के साथ में डिविजनल चार्ट आपको बेटर रिजल्ट दे सकते हैं। एक्चुअली बेटर मैं इसलिए बोलता हूं, देखिए यहां मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपको बता देता हूं। मैं भाव चलित को बहुत इंपॉर्टेंस नहीं देता, को बहुत रेयर केस हैं जहां देता हूं, मैं आपको समझाऊंगा। मैं डिविजनल चार्ट पे ज़्यादा भरोसा करता हूं क्योंकि D9 आपको बहुत स्पष्ट उल्लेख करके देता है। ये आपको बताएगा कि यहाँ बैठा राहु लग्न चार्ट में D9 में क्या स्ट्रेंथ है इसकी। तो जब आप इसका D9 देखेंगे, मैं आपको यही अभी है नहीं, यही D9 में ये चार्ट आपको क्या मिलेगा, 3rd हाउस में सैटर्न और राहु साथ में बैठे मिलेंगे और केतु आपको यहां मिल जाएगा। यानी कि राहु सैटर्न से ग्रस्त है D9 में और केतु भी है। क्या D9 मुझे अच्छी पोजीशन नहीं बताता? लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भावचलित काम नहीं करेगा। पहले आप ये 4-5 एक्सरसाइज हैं, इनको ओपन करके इसी से संबंधित है वो करिए। फिर हम कुछ रूल देखेंगे कि कब हमको भावचलित पे ध्यान देना है, कब नहीं देना है। आई होप क्लियर होगा। तो पहले इसको स्टार्ट कर दीजिए, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं।